नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कंपनी भारत में एसिटिक एसिड की एकमात्र मैन्युफैक्चरर है और फॉर्मिक एसिड के सिर्फ दो प्रोड्यूसर है, उसमें से एक है जिसका भारत में सबसे बड़ा सिंगल स्ट्रीम अनिलिन प्लांट है। और कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में टोल्यूनी डी आइसोसाइनेट की एकमात्र प्रोड्यूसर है, एकमात्र निर्माता है। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। 1 जुलाई 2021 में इस शेयर की कीमत जहां 364 रुपए के आसपास थी, वहीं 1 जुलाई 2022 को ये 581 तक पहुंच चुका है। इस तरह एक ही साल में इस शेयर ने 60% से अधिक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 31% से बढ़ा दिया है। दोस्तों, तो ये शेयर है GNFC, जिसको हम गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं। अगर देखें तो इस कंपनी के शेयर में या फिर मार्केट में पिछले कुछ महीनों से जो बिकवाली का माहौल चल रहा है, ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, उसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में भी तो काफ़ी अच्छी सी गिरावट देखने को मिली है और पिछले 3 महीनों में इस शेयर की कीमतें 29% से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। दोस्तों, पिछले एक महीने की बात करें तो इस शेयर की प्राइजेस में 13% का करेक्शन दिखा गया है, लेकिन लगता है कि इस शेयर पर पॉजिटिव सेंटीमेंट लौट आया है और इस वजह से पिछले एक हफ्ते की बात करें तो इस शेयर की कीमतें 7% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, रिकवर हो चुकी है। आज हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसके साथ साथ उसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, उसके वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे, देखेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान, कैपेक्स प्लान क्या है और देखेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहाँ पर जाके सेट हो रही है। दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जो है वो गुजरात राज्य और GNFC जो है वो गुजरात राज्य इन्वेस्टर्स लिमिटेड GSIL, जो कि गुजरात सरकार का उपक्रम है, और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड जो GSFC के नाम से जानी जाती है, इन दोनों कंपनियों द्वारा प्रमोटेड एक जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज है। कंपनी 1976 में भरूच में स्थापित की गई थी, जबकि इसके मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस जो थे वो 1982 में शुरू किए गए थे। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल GNFC मुख्य रूप से फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स के निर्माण और बिक्री और सूचना यानी IT के क्षेत्र में संबंधित सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। दोस्तों, केमिकल सेगमेंट की बात कर ले तो कंपनी के पास वेरियस बल्क केमिकल्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो उद्योगों में अलग अलग स्पेशल केमिकल्स के साथ साथ एंड प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। कंपनी के IT डिवीजन की बात करें तो इसमें एनकोड सॉल्यूशंस आता है। कंपनी का IT डिवीजन सिस्टम जो है वो सिस्टम इंटीग्रेशन, स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट सिटीज इम्प्लीमेंटेशन, ऑक्शन, प्रोक्योरमेंट, ब्लॉकचेन और एजुकेशन डोमेन, गवर्नेंस प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर की क्लाउड सर्विसेज, CCTV सर्विलांस सिस्टम आदि को कवर करते हुए वैल्यू एडेड IT सेवाएं, सर्विसेज समाधान प्रदान करता है, सॉल्यूशंस प्रदान करता है। कंपनी गुजरात के अहमदाबाद सूचना प्रौद्योगिकी की गतिविधियां अहमदाबाद से ये बिजनेस ऑपरेट करती है, वहीं से इन गतिविधियों को अंजाम देती है। दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात कर ले तो GNFC फर्टिलाइजर्स कीटकनाशक, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के निर्माण और विपणन में लगी हुई है और इसका एक IT प्रोडक्ट्स डिवीजन भी है, जैसे कि हमने बात की। कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस प्रकार है। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स, कंपनी नर्मदा ब्रांड के तहत यूरिया, नाइट्रोफॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है, जिसे वह सरकारी समितियां, डीलर्स और सब डीलर्स के माध्यम से सेल करती है। कंपनी का भारत में सबसे बड़ा अमोनिया प्लांट और एक यूरिया प्लांट है। कंपनी नीम डी ऑयल्ड केक और नर्मदा नीम कीटकनाशकों का निर्माण और मार्केटिंग भी करती है। अगर दूसरी सेगमेंट देखें तो ट्रेडेड फर्टिलाइजर्स, कंपनी डी अमोनियम फास्फेट, DAP जिसे कहा जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP, अमोनियम सल्फेट और CT कंपोस्ट के व्यापार में लगी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में GNFC के प्रमुख मार्केटिंग क्षेत्र है।
कंपनी अपने फर्टिलाइजर्स को सेकेंडरी मार्केट्स में भी सप्लाई करती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है। अगर इसके इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो तीसरा सेगमेंट है उसकी बात कर ले तो कंपनी मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड जैसे प्रमुख रासायनिक और पेट्रोकेमिकल के संयंत्र कंपनी ने स्थापित किए हुए हैं। अगर मेथनॉल रसायनों की बात करें तो रेजिन आदि में यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड का जो मुख्य उपयोग है वो मुख्य रूप से रबर, कपड़ा, लेदर और फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। और मेथनॉल और फॉर्मिक एसिड दोनों का जो नियमित रूप से है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। अब उत्पादन क्षमता की अगर बात कर ले या फिर प्रोडक्ट कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन की बात कर ले तो अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण प्लांट्स का उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनी के बहुत से यूनिट्स हैं जिन्होंने 100% से अधिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का स्तर हासिल किया। कंपनी के केमिकल सेगमेंट की बात करें तो अमोनिया का प्रोडक्शन लगभग अमोनिया का जो प्रोडक्शन रहा है वो 615 लाख मीट्रिक टन यानी 138.23% की यूटिलाइजेशन के साथ रहा है। मिथाइल फॉर्मेट का प्रोडक्शन 25,577 मेट्रिक टन यानी 112.18 की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ। फॉर्मिक एसिड 19,000 मीट्रिक टन 194% की यूटिलाइजेशन। एसिटिक एसिड 1,50,000 मीट्रिक टन यानी 150 की इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके बाद अगर देखें तो एथिल एसीटेट, वीक नाइट्रिक एसिड पार्ट 1, पार्ट 2, नाइट्रोबेंजीन, टीडीआई, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इनका जो प्रोडक्शन रहा है दोस्तों वो काफ़ी हद तक 100% के ऊपर रहा है। और जो आंकड़े हैं वो लगभग 101 से लेके 122 तक वेरी करते हैं दोस्तों। तो 100% के ऊपर इनका केमिकल सेगमेंट का जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है। अगर देखें इनके सेकेंड सेक्टर का जो कि है इनका फर्टिलाइजर्स का सेक्शन, इसमें भी अगर देखें तो यूरिया का जो प्रोडक्शन रहा है वो लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से 117% का है। और अमोनियम नाइट्रेट फॉस्फेट का जो है वो 142 मीट्रिक टन रहा है, जो 117% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से बना हुआ है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर। अगर यहाँ पर आप देखें तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो मोस्टली वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में कंपनी की जो ब्रांचेस है वो काफ़ी फैली हुई है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली अगर गुजरात की बात कर ले तो राजकोट, अहमदाबाद, महसाना, वडोदरा, सूरत, भावनगर जैसी सिटीज़ में कंपनी का जो मेजरली जो नर्मदा खेडूत सहाय केंद्र यहाँ पे 68 केंद्र है, वहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग का नेटवर्क इनका फैला हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान इन जैसे क्षेत्रों में भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग देखा जा रहा है दोस्तों। अगर कंपनी के टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की बात करें तो ये लिस्ट है दोस्तों काफ़ी रिनाउंड या फिर काफ़ी पॉपुलर नेम्स है इसमें। और मेनली अगर देखें तो यूरोपियन सेक्टर से इसमें सब में ज़्यादा है। अगर देखें तो BASF जर्मनी, उसके साथ साथ यूके की भी कंपनी है जिसमें BP केमिकल्स है, केमटोर AB स्वीडन, USA के GE एनर्जी, हेल्डर टोपोस डेनमार्क, अंडे जर्मनी। उसके बाद इटली से कंपनी है साइपैम, प्लिंके जर्मनी, लिंडे AG जर्मनी और केमिरा OI फिनलैंड। ये कंपनी के कुछ की टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है। इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे पार्टनर्स है जिनके साथ कंपनी अपने टेक्नोलॉजी शेयर करती है। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,031 करोड़ रुपए है। कंपनी की शुक्रवार को जो बन प्राइस है वो 581 है शेयर की। उसके बाद 52 वीक का है 912 है, 52 वीक का लो जो है वो 313 रुपए का है। स्टॉक का पी 5.30 का है, इंडस्ट्री पी 10.2 का है। ROC और ROE के आंकड़े काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 33% और लगभग 25% का ROE दिखा रही है कंपनी। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 1.5
6.38% का इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के और सेल्स के आंकड़े हम जरूर देखेंगे अगले कुछ ही समय में। अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर देखें तो मार्च 2021 में जहाँ कंपनी का टोटल सेल्स 1733 करोड़ रुपए था, वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 309 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2021 की तिमाही में बढ़कर 2380 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स और जो प्रॉफिट बढ़ के हो गया था 538 करोड़, जो मार्च 2022 में और ज़्यादा अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं, जहां पर लगभग 2772 करोड़ रुपए का इनका नेट सेल्स रहा है। और पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 643 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट रहा है, जो 309 करोड़ के मार्च 2021 के आंकड़ों से लगभग 2 गुना से भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर हम नजर डालेंगे। इसके अगर ईयरली रिजल्ट देखें तो मार्च 2018 से बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में 5837 करोड़, मार्च 2019 में 5896 करोड़। मार्च 2019 में जरूर कंपनी के बिकवाली में कमी आई थी, उनके सेल्स में 2020 और 21 में जरूर कमी आई थी कोरोना की वजह से। लेकिन अगर मार्च 2022 का बिकवाली का या सेल्स का आंकड़ा देखें तो 8642 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल्स रहा है। अगर इसी दौरान इनके प्रॉफिट की बात करें तो 790 करोड़, 741 करोड़, 499 करोड़, 679 करोड़ और अब जाके हुआ है इनका प्रॉफिट 1704 करोड़, 1704 करोड़ रुपए। और अगर ईपीएस की बात कर ले दोस्तों तो 109.62 का इनका ईपीएस है, जो इनकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रहा है। और 1700 करोड़ जो प्रॉफिट है वो भी पूरी कंपनी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। अब नजर डालेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर दोस्तों, जहां पर आप उसके पहले देख लेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स हम देखेंगे पिछले 10 सालों के लिए। अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ 8%, 5 साल के लिए 14%, 3 साल के लिए 14%, लेकिन पिछले 1 साल में 69% का सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो काफी अच्छे आंकड़े हैं। 10 साल के लिए 20%, 5 साल के लिए 42%, 3 साल के लिए 32%, लेकिन पिछले 12 महीनों में 147% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले तो 10 साल में 21%, 5 साल के लिए 15%, 3 साल के लिए 32% और पिछले 1 साल के लिए 57% का आंकड़ा दिखा रही है कंपनी। उसके बाद आरओई की बात कर लेते हैं तो यह भी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। 10 साल, 5 साल, 3 साल के लिए 12, 17 और 16% का आंकड़ा, जबकि पिछले 1 साल के लिए 25% का आंकड़ा दिखाया है कंपनी ने आरओई के दौरान, या फिर आरओई के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक जरूर नजर डालेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार एफआईआई का जो स्टेक था वो 13.75% का था। उसके बाद ये दिसंबर 2021 में बढ़कर हो गया 17.27% और अभी अभी समाप्त हुई तिमाही के दौरान लगभग 22.39% का स्टेक है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इस शेयर में। अगर देखें तो बाकी सारे सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो बिकवाली शुरू की है उसका इस शेयर पर कोई असर नहीं हुआ है और लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स इस शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ रिवेन्यू जनरेशन की भी बात कर ले तो अगर सेगमेंट वाइज इसका कंपनी का रिवेन्यू देख ले तो केमिकल सेगमेंट से लगभग 65% का रिवेन्यू आता है। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर से लगभग 34% का और अन्य बिजनेस से लगभग 1.45% का कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है अगर प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज की बात कर ले तो। अब देखेंगे दोस्तों की फैक्टर्स जो कंपनी के फ्यूचर, कंपनी के शेयर, इन सब की बेसिक प्राइस डिसाइड करती है, इन सब पे अफेक्ट करती है। सबसे पहले दोस्तों नजर डालेंगे कि कंपनी की जो डोमेस्टिक मार्केट में कितनी हिस्सेदारी है। अगर इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करें तो एसिटिक एसिड की जो डोमेस्टिक में हिस्सेदारी है वो 15%, एन मेल्ट 16%, एनिलीन 32%, CNA 15%, एथिल एसीटेट ये 20%, फॉर्मिक एसिड 38% का है दोस्तों। तकनीकी ग्रेड यूरिया जो है वो 37% और सबसे बड़ी
अगर हिस्सेदारी है तो टोल्यूनी डी आइसोसाइनेट की है, जो 66% का होल्ड रखती है डोमेस्टिक मार्केट में। उसके साथ साथ WNA की 36% की हिस्सेदारी है कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट में। अब और नजर डालते हैं कंपनी के और बाकी पॉइंट्स पर। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, कंपनी ने अपना कर्जे पर काफी लगाम लगाया है। इनफैक्ट उसको काफी घटा चुकी है कंपनी, और कंपनी लगभग कर्ज मुक्त होने की कगार पर है, डेट फ्री होने के कगार पर है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के सिर्फ 1.14 गुना पर, मतलब 1 गुना पर ही कारोबार कर रहा है। बहुत महंगा नहीं है स्टॉक। कंपनी को अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में अगर प्रॉफिट ग्रोथ की CAGR देखे कंपनी की, तो 42.04% की रही है दोस्तों। काफी शानदार नंबर यहाँ पर दिखाया है कंपनी ने। और अगर डेट डेज की बात करें तो 54.20 से सुधर कर डेट डेज जो हो चुके हैं वो 26.40, मतलब 50% से भी नीचे आ चुके हैं। अगला पॉइंट देखें तो कंपनी ने कोर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट जैसे मेथनॉल फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टोल्यूनी डी आइसोसाइनेट, अनिलीन अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे फॉर्मेट है इनके लिए अपने अपने प्लांट्स की इन्होंने स्थापना की है दोस्तों। कंपनी भारत में एसिटिक एसिड की एकमात्र प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, और फॉर्मिक एसिड के 2 उत्पादकों में से एक है। साथ ही भारत में सबसे बड़ा सिंगल स्ट्रीम अनिलीन प्लांट भी कंपनी के मालिकी का है दोस्तों। कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में टोल्यूनी डी आइसोसाइनेट की एकमात्र प्रोड्यूसर है, अकेली मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के एक्सपोर्ट लोकेशंस पर। अगर देखें तो 67 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इन सारों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मेन अगर आपको नाम गिना दूं दोस्तों, तो कनाडा जैसा देश है, उसके साथ साथ कोरिया है, श्रीलंका है, चाइना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, टांजानिया, युगांडा, ये सारे साउथ अफ्रीका, ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका के रीजन के हैं। उसके साथ साथ अगर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील जैसी बड़ी कंट्री है इसके एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में। गयाना, चिली जैसी कंट्रीज है, और उसके साथ साथ इसराइल और लेबनान, बहरीन, ओमान, ईरान, ये सारी कंट्रीज है जो इसके एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में है। इजिप्ट, सूडान, गिनिया, नाइजीरिया, मोरक्को जैसी काफ़ी सारी कंट्रीज कंपनी के एक्सपोर्ट लिस्ट में आ रही है दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर का जो इतना इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है वो कैसे डिवाइडेड है, इसकी अगर बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कनाडा से FII मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स। उसके बाद USA से 80, कैमान आइसलैंड से 1, आयरलैंड से 10, लग्जमबर्ग से 4, फ्रांस से 1, स्विट्जरलैंड से 4, जर्मनी से 2, डेनमार्क से 1, नीदरलैंड UK से 6, नीदरलैंड से 4, चाइना, साउथ कोरिया, ब्रूनी, उसके बाद न्यूजीलैंड यहाँ से 1, सिंगापुर से 7, मॉरिशस से 11 और ऑस्ट्रेलिया से 4। तो काफ़ी सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इंटरेस्टेड है दोस्तों। और अगर इसके साथ अगर बात कर ले दोस्तों, तो मेजर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे USA में से वर्ल्ड बैंक पेंशन फंड है, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। वॉशिंगटन स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड है दोस्तों। उसके साथ साथ लॉस एंजलिस सिटी एम्प्लॉयज में रिटायरमेंट सिस्टम। तो अगर आप देखें तो मेनली पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट सिस्टम, और उसके साथ साथ इमर्जिंग मार्केट्स, वैल्यू फंड, सब तरह के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मॉरिशस से काफ़ी है, सिंगापुर से है, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी है, मेरिल लिंच जैसी कंपनी है, उसके साथ साथ क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी है जो इसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में शामिल है। अगर अगली लिस्ट देखी जाए दोस्तों, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की, चाइना से भी पीपल बैंक है, उसके बाद उसके साथ साथ नीदरलैंड से स्टीचिंग शेल पेंशन फील्ड्स, स्टीचिंग डिपॉजिटरी, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन सुपर, DFA ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छे नाम है दोस्तों। मैं हर नाम नहीं गिना सकता। क्वींसलैंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी, लग्जमबर्ग, आयरलैंड से साउथ कोरिया। तो काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और इनका भरोसा कंपनी पर कायम रहता दिख रहा है दोस्तों।
अब जल्दी से नज़र डालेंगे कंपनी के कैपेक्स पर, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर जो है वो इसी पर डिसाइड होता है। कंपनी की क्या क्या परियोजना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है फ्यूचर के, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। कंपनी लगातार विकास के अवसरों पर तलाश रही है और विभिन्न प्रोजेक्ट्स या फिर सुधार परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में लगी हुई है दोस्तों। अगर मेन एक्टिविटीज़ की बात कर ले तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड कैपेसिटी एक्सपांशन। जीएनएफसी फॉर्मिक एसिड कैपेसिटी को 20 एमटीपीडी मतलब 6800 एमटी प्रति वर्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए फॉर्मिक एसिड कैपेसिटी का एक्सपांशन परियोजना लागू कर रही है। इस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और इसकी वजह से फॉर्मिक एसिड की जो कुल क्षमता है वो 85 एमटीडी हो जाएगी। अगर सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सीएनए, इसका जो चौथा प्लांट कंपनी बना रही है वो टीडीआई के लिए सीएनए की कैप्टिव खपत में वृद्धि के साथ साथ कंपनी की जो बाजार हिस्सेदारी है वो कम हो रही है। ठीक है, इसलिए कंपनी 150 एमटीडी की क्षमता वाली सीएनए परियोजनाओं की इंप्लीमेंटेशन कर रही है। परियोजना वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही तक पूरी हो जाएगी। अगर तीसरी परियोजना की बात करें तो सोलर पावर या सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना, इसमें रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन है कंपनी का, उसको पूरा करने के लिए जीएनएफसी ने चरंग का सोलर पार्क में 10 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजना ऑलरेडी लगा चुकी है। इस परियोजना को FY20 में कमीशन किया गया था। इसके अलावा एडिशनल कैपेसिटी के तौर पर जीएनएफसी वहीं पर चरंग का सोलर पार्क में 4 मेगावाट की एक और सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की योजना बना रही है और इस परियोजना का जुलाई 2022 के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है। चौथा पॉइंट अगर देखें तो अमोनिया प्लांट में सुधार है। वर्तमान में कंपनी S300 सुधारों की स्थापना के बाद ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस दोनों मार्गों से प्रतिदिन लगभग 1900 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन कर रही है। मौजूदा अमोनिया सिंथेसिस लूप में अमोनिया मेकअप गैस कन्वर्टर लूप की स्थापना की वजह से अमोनिया उत्पादन क्षमता जो है वो 2050 एमटीपीडी तक बढ़ने की संभावना है। इससे अमोनिया का उत्पादन प्रति वर्ष 50,000 मीट्रिक टन बढ़ जाएगा, जिसका उपयोग नए वीक नाइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट प्लांट्स के लिए किया जाएगा दोस्तों। पांचवी जो है नीम परियोजना, जैसा कि आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों पहले मोदी जी की सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की एक परियोजना लाई थी। वहाँ एक प्रोजेक्ट हर कंपनी के लिए बनाने के लिए बोला था। लगभग इसमें भी लगभग 2900 मीट्रिक टन नीम तेल और लगभग 22,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष नीम खली की क्षमता वाली नीम बीज एक्सपेलिंग एंड एक्सट्रैक्शन यूनिट 22/2/2021 लगभग 1.5 साल पहले से चालू की गई है और ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है दोस्तों। तो कंपनी जो है वो भारत सरकार की योजना में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और अगर आखिरी कैपेक्स देखें तो दहेज में कोयला आधारित कैप्टिव को जनरेशन पावर प्लांट कंपनी लगा रही है। कंपनी ने कैप्टिव स्टीम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीडीआई द्वितीय कॉम्प्लेक्स दहेज में 100 मीट्रिक टन प्रति घंटा की क्षमता का गैस आधारित बॉयलर स्थापित किया है, जबकि बिजली जो है इसके लिए वो DGVCL ग्रिड से प्राप्त की जा रही है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, काफी कैपेक्स और न्यू प्रोजेक्ट्स कंपनी के रडार पर है और काफी सारे तो इस साल शुरू होने वाले हैं। तो हमने इस कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। ओवरऑल ये शेयर सरकारी कंपनी जैसा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, वो इनकी एक सह उत्पादक है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी के जैसा ये शेयर भरोसेमंद लग रहा है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये शेयर एकदम से अप जाएगा तो इसकी उम्मीद मैं नहीं जताता दोस्तों, लेकिन फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योरिटी जरूर दे सकता है। ये उस टाइप का शेयर है दोस्तों जहां सिक्योरिटी के साथ साथ एवरेज ग्रोथ पॉसिबल है। हमने इसके आंकड़े भी देखे। अगर आरओई की बात कर ले तो लगातार 15 से 20% का आरओई, और अगर इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले एक साल में 35 से ज़्यादा % का स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी ने दिखाया है। तो अगर आप चाहते हो कि एक स्टेडी ग्रोथ आपको मिले और कम रिस्क में मिले तो ये शेयर आपके लिए हो सकता है दोस्तों। और अगर आपको एक ऐसे शेयर की ज़रूरत है जहां पर आपको रिटर्न कम हो तो चलेगा, लेकिन रिस्क कम होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तो ये शेयर के बारे में आप सोच सकते हो।
अगर कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस की बात कर ले दोस्तों, तो उससे पहले एक चीज पर मैं ध्यान आपका जताना, एक चीज पर फोकस करना चाहूंगा कि कंपनी का करंट पी रेशियो जो है वो 5.3 का है, लेकिन इस इंडस्ट्री का पी लगभग 10.2 का है। इस हिसाब से अगर टेक्निकली देखा जाए तो कंपनी का शेयर एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है और इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर लूँ दोस्तों, तो अगले 8 से 10 महीनों में या फिर एक साल में इस शेयर की कीमतें लगभग 30 से 35%, 40% की बढ़ोतरी दिखा सकती है। और इस शेयर की प्राइस जो है वो 750 से 800 रुपए की लेवल छू सकती है। तो ये था जीएनएफसी लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी चीज़ पर कोई आपत्ति हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की या उस क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही रुक रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।